हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इस समय हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएनएचएम से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन, सीबी नेट टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन और साथ साथ में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और सीएचओ पद को भी हम लेकर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा सीरीज़ है ये हमारा 15 नंबर का सीरीज़ है। इससे पहले हम लोग 14 नंबर सीरीज तक हल कर लिए हैं। इससे पिछले क्लास में भी हमने ब्लड बैंक के एमसीक्यू को हल किया था और आज इस वाले भी सीरीज़ में हम ब्लड बैंक के ही एमसीक्यू को हल करेंगे। फ्रेंड्स, प्रत्येक एमसीक्यू में हम 50 प्रश्नों को हल करते हैं, इसलिए हमारे जो प्रश्नों की संख्या है वो कम से कम 800 प्लस हो चुकी है। तो आप सारी सीरीज को देखना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि आपके क्विज जो पोल डाले जाते हैं उस क्विज पोल से आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो फ्रेंड्स, देरी नहीं करते हैं, अब आते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्नों का हमारा यहाँ पे संख्या है वो इस प्रकार से है कि व्हिच ये इंपॉर्टेंट ऑफ एबीओ एंटीजन, यानी कि आपका जो एबीओ एंटीजन होता है वो किस सबस्टेंस पे होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी एच सबस्टेंस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये सही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा है ब्लू कलर ऑफ एंटीसिरा ए इज ड्यू टू, यानी कि आपका जो एंटीसिरा होता है ये उसका जो कलर होता है वो आपका बी होता है। तो वो किस कारण से होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके ट्रैफिन ब्लू के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए सही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है इस प्रकार से डी एंटीजन इज आल्सो कॉल्ड इज, यानी कि आपका जो डी एंटीजन होता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, डी एंटीजन को हम आरएच एंटीजन भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में आप मत जाइएगा। जब हम डी एंटीजन को जब डिटेक्ट करेंगे तो उसमें हम आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे एग्लूक्रेशन हुआ होगा तो आप पे पॉजिटिव देंगे, नहीं हुआ होगा तो आपको नेगेटिव यहाँ पे देंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल, यानी कि आपका जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल होता है किस प्रकार का, यानी कि रिसिपिएंट होता है या फिर डोनर होता है। तो फ्रेंड्स, ओ नेगेटिव वो क्या होता है, दाता होता है। तो ये सभी को ब्लड दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है रिमूव ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ ब्लड फॉर ह्यूमन बॉडी बाई प्रोसेस ऑफ, यानी कि आपका जो यहाँ पे ब्लड का कंपोनेंट होता है उसको अलग करना अलग अलग पार्ट में, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट, ठीक है, क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं एप्रेसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही जाएगा। अगर यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है कि इसमें भी हम सेपरेट करते हैं, लेकिन दो पार्ट को, एक सेडिमेंट और एक ऊपरी वाला पार्ट होता है, ठीक है, और एक नीचे वाला पार्ट होता है। तो ऊपरी वाला पार्ट आपका लिक्विड वाला पार्ट होता है और नीचे वाला क्या होता है, यहाँ पे जो आपके थोड़ा सा सॉलिड मटेरियल होते हैं या भारी मटेरियल होती है वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हल्के मटेरियल होते हैं ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, सुपरनेटेंट और सेडिमेंट दो भाग इसके बनते हैं। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रिपेयर इन हाउ मच हॉर्स आफ्टर कलेक्शन, यानी कि कितने घंटों के बाद आप प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने घंटे बाद आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 घंटे के बाद हम इसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना सकते हैं। ठीक है, तब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है सेंट्रीफ्यूज होल ब्लड इज लो स्पीड गिव अस, यानी कि आपके अगर होल ब्लड को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर ये आरपीआर मिलता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर फॉर, यानी कि आपका जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ये FFP जो होता है, इसको हम कितने डिग्री सेल्सियस पे कितने दिनों तक रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम 5 ईयर तक, अगर 70 डिग्री सेल्सियस इसको दे रहे हैं तो हम 5 ईयर तक इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम होता है इसको स्टोर करने के लिए, जल्दी ख़राब नहीं होता है। -70 डिग्री सेल्सियस अगर लिए हैं तो 5 वर्ष तक इसको रख सकते हैं। और अगर आप -30 डिग्री सेल्सियस लिए हैं तो आप इसको 1 ईयर के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे है कि यूनिट राइस HB, यानी कि एक यूनिट कितने HB को राइज करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक यूनिट जो आपका होता है ब्लड होता है उसमें आप 1% HB को क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हाउ ऑफ्टन वी डोनेट ब्लड, ठीक है, यानी कि हम कितने दिन बाद हम ब्लड को दोबारा डोनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप आज ब्लड को डोनेट किए हैं तो उसके जस्ट 3 मंथ बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, इसको फिर से दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा 3 मंथ्स के बाद। 3 मंथ्स के अंदर हमारे जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, हमारे शरीर में उतनी मात्रा में ब्लड क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एफ्रेसिस, यानी कि आपका जो ब्लड कंपोनेंट जो ब्लड है, होल ब्लड है, इसको अलग अलग कंपोनेंट में बांटने से क्या फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 लाइफ को बचा सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने होल ब्लड का 4 भाग में इसको डिवाइड किया, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया और पीआरबीसी हो गया और क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया, तो इसको 4 भाग में बांटे तो हम 4 लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, 4 जीवन बचा सकते हैं। दूसरी बात, हमें अगर प्लाज्मा की ही काम है तो हम होल ब्लड को क्यों लें, ठीक है। अगर हमें प्लेटलेट की काम है तो हम होल ब्लड क्यों लें। तो अगर हम होल ब्लड को लेते हैं, हमारी छोटी चीज़ों की, मान लीजिए प्लाज्मा की काम है, हम लेते हैं होल ब्लड, तो हमारा क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अवॉइड करने के लिए, ठीक, अवॉइड आयरन ओवरलोड। अगर हमें प्लेटलेट की काम है, हमें मिल रहा है आयरन और हमारे आयरन बॉडी में पूरा मात्रा में है, तो हमें एक्सेस हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, ओवरलोड को अवॉइड करते हैं, आयरन को भी, ठीक है। और डिफरेंट कंपोनेंट्स टू डिफरेंट पेशेंट्स, यानी कि अलग अलग जो कंपोनेंट होता है वो अलग अलग पेशेंट को मिल जाएगा, तो ठीक है। और सेव मल्टीपल लाइफ, कई लाइफ भी बच जाते हैं। तो इसे ऑप्शन नंबर आपका ऑल ऑफ एबव जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5th सही जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, द मिनिमम हेमाटोक्रिट फॉर एन एंटीकोलोगस, ठीक है, एटोलोगस ब्लड डोनर इस, यानी कि आपके जो यहाँ पे जो हेमाटोक्रिट होता है उसका मात्रा क्या होना चाहिए एक एंटीकोलोगस ब्लड डोनर के लिए। तो फ्रेंड्स ये आपका 33% कम से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का सही जाएगा, 33%, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डोनर सैंपल मस्ट बी स्टोर्ड इन ट्रांसफ्यूजन सर्विस फिर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ट्रांसफ्यूजन। ये फ्रेंड्स कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपका कोई डोनर आया है और वो डोनर से आपने क्या किया, उसके हिस्ट्री ले ली, ठीक है, उसके बाद में आप उसको कितने दिन के लिए छोड़ सकते हैं कि फिर वो दोबारा आए और ब्लड डोनेट करके चले जाए, ठीक है, कि यानी कि फिर टेस्टिंग की ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी, वो आए फिर ब्लड डोनेट करके चले जाए। तो फ्रेंड्स कम से कम 7 दिन के अंदर अगर आ रहा है तो उसको हम बिना टेस्टिंग किए फिर से उसको ब्लड क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 दिन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 7 दिन के बाद अगर आता है तो हमें दोबारा जितने भी प्रोसीजर किए थे, काउंसलिंग हुआ उसका, उसके बाद में हमें उसकी प्री चेकअप हुआ, तो ये सब हमको फिर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा है, एन इंडिविजुअल हु हैज़ रिसेंटली बीन डायग्नोसिस विद सिफिलिस इज़ डिफर्ड फॉर, यानी कि अगर कोई बंदा सिफिलिस का डायग्नोसिस कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कितने दिन के लिए उसको हम डोनेशन के लिए नहीं अलाउ करेंगे। तो फ्रेंड्स कम से कम 1 ईयर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा, 1 ईयर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम वेट फॉर रूटीन ब्लड डोनर। फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, कि आपका जो ये मिनिमम वेट होता है वो कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक बंदा है वो हमारे पे कमेंट किया था कि मतलब कि वेट क्या होना चाहिए, तो उसने कहा, हमने कहा था कि 50 kg होना चाहिए, तो उसने कहा नहीं गलत है, अब 45 होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैंने गोडकर के बुक से पढ़ाई की है और वहाँ से इन चीज़ को देख कर दिया, मैं अपने आप से नहीं दिया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसने कहा कि बुक भी तो गलत हो सकता है, तो बुक फ्रेंड्स बिल्कुल गलत हो सकता है, लेकिन एथराइज बुक है, अब इतना हम नहीं मान सकते हैं कि अब छोटे छोटे बुक में तो गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अब गोडकर जैसे बुक में अगर गलतियाँ हो रही हैं तो ठीक है, नॉर्मल रेंज और ये जो वेट वाली बातें हैं, यानी कि जो नंबरिंग वाली चीज़ें थोड़ा सा डिफ़र हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो आपको उचित लगे, लेकिन एग्ज़ाम में जो भी है आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो आपकी गोडकर की बुक है फ्रेंड्स, उसमें क्या कह रहा है, 110 LBS कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे 110 LBS की बात कही गई है, तो उसमें आप लगा सकते हैं 500 kg, ठीक है। LBS इसको नहीं कहते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पाउंड होता है, ठीक है, 110 पाउंड, तो 110 पाउंड के लिए हम 50 kg देते हैं, तो यही 110 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द परफॉर्म बाय द ब्लड सेंटर प्रिवेंट डिजीज ट्रांसमिशन, यानी कि आपको जो ब्लड बैंक है उस पर किस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ब्लड डिजीज़ को क्या करने के लिए, ट्रांसमिटेड होने के लिए, ठीक है। STS होने से पहले जो यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है उसका टेस्टिंग का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स उसको टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, उस टेस्टिंग को हम HBsAg कहते हैं, तो HBsAg को कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd सही जाएगा, ठीक है। HB तो हम करेंगे ही, ABO ग्रुपिंग करेंगे, इसके बिना तो हम डोनर को पहचान नहीं सकेंगे कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और इसमें HB कितना है। लेकिन जो हम ट्रांसमिटेड डिजीज़ को पता करने के लिए हम HBsAg, HIV हुआ, मलेरिया हुआ, इन सब टेस्ट को हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जो ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं उनको पूछा है, तो वो आपका HBsAg होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस भी आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है,
फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी यूटिलाइज टिल, यानी कि आपका जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है इसको हम कितने दिन तक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैंने बताया था कि अगर -3 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखे हैं तो आप इसको 1 ईयर तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 1 ईयर लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप है बोथ एंटी-ए एंड एंटीबॉडी इन सीरम, यानी कि इंडिविजुअल विथ ब्लड ग्रुप है बोथ एंटी-ए एंड एंटीबॉडी इन सीरम, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ग्रुप हो जाएगा वो कौन ग्रुप हो जाएगा, ग्रुप वो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एंटी-ए और एंटी-बी एंटीबॉडी सीरम में है तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा एग्लूटिनेशन विथ बोथ एंटी-ए एंड एंटी-बी टाइपिंग इंडिकेट द ब्लड ग्रुप इज। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जब आप ब्लड ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आपका जो एंटी-ए है और एंटी-बी है दोनों पे एग्लूटिनेशन हो रहा है, तो फ्रेंड्स ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो फ्रेंड्स ये आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा AB, ठीक है। क्यों AB होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे क्या हो रहा है, एग्लूटिनेशन हो रहा है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे केवल A पे हुआ होता है एग्लूटिनेशन तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है ये, और अगर आपका यहाँ पे B पे होता तो B, और अगर किसी पे ना हुआ होता तो आपका O हो जाता। फ्रेंड्स यहाँ पे RH फैक्टर की बात नहीं की है तो आप लोग यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे रिजल्ट में नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ब्लड कंटेनिंग नाइदर एंटी-ए नार बी इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यानी कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो रहा है वो ना ए पे हो रहा है ना बी पे हो रहा है, तो आप इसको कौन से ब्लड ग्रुप में देंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम कंसीडर करते हैं ब्लड ग्रुप वो में, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है बोथ पेरेंट आर ग्रुप AB विथ ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल इज ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि जो एक पेरेंट है उनका जो ब्लड ग्रुप है दोनों का वो AB है, तो उनका जो बच्चे होंगे वो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें से एबव हो सकते हैं, यानी कि सभी हो सकते हैं, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑल ऑफ द जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाई आर ट्रांसफ्यूजन गिवन, यानी कि आपका जो ट्रांसफ्यूजन होता है वो क्यों दिया जाता है, तो फ्रेंड्स ट्रांसफ्यूजन में जो ऑप्शन है देख लीजिए, टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, टू इंक्रीज द ब्लड एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लड के अमाउंट को भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आपका जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी HB की उसको भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, और हम रिस्क को कम करना चाह रहे हैं ब्लीडिंग के, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है व्हिच पार्ट ऑफ द ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूज, यानी कि आप ब्लड का कौन सा पार्ट केवल ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें होल ब्लड भी दे सकते हैं, आप प्लेटलेट को आप दे सकते हैं, एफरेसिस के द्वारा आप होल ब्लड को पहले प्लेटलेट के निकालेंगे, उसके बाद प्लेटलेट को अलग करेंगे और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 4 दिन के लिए स्टोर करते हैं, और अगर बीच में कोई बंदा आ गया उसको प्लेटलेट की आवश्यकता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। तो आप होल ब्लड भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट की अगर थ्रोम्बोपिनिया है तो उसके केस में प्लेटलेट दे देंगे। रेड ब्लड सेल को अगर देना है, अगर आप उसको एनीमिया काज किया हुआ या कोई एनीमिया ही कहेंगे, अगर एनीमिया काज किया हुआ है तो आप उसको रेड ब्लड सेल दे देंगे, तो इसमें आप सभी दे सकते हैं, ठीक है। अगर प्लाज्मा किसी को वर्क है तो उसको प्लाज्मा की दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात हैं अगले प्रश्न में। व्हाट इज़ द मिनिमम यू शुड वेट टू डोनेट ब्लड, यानी कि आपका जो मिनिमम वेट का डोनेशन है वो कितना होना चाहिए, तो डोनेशन के लिए आपका मिनिमम वेट फ्रेंड्स हमने बताया कि 110 पाउंड होना चाहिए, और 110 पाउंड कितने केजी के बराबर होता है, 50 केजी के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे प्रश्न में आपका केजी आता है तो 50 केजी, और अगर आपके पाउंड में आता है तो 110 पाउंड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाउ ऑफन कैन ये डोनर गिव ब्लड, यानी कि जो फिर वही प्रश्न आ रहा है कि डोनर कितने दिन बाद फिर से ब्लड दोबारा दे सकता है, तो फ्रेंड्स अगर आज बंदा ब्लड को डोनेट किया उसके 3 महीने बाद अगर वो देना चाहता है तो वो फिर दे सकता है, तो एवरी 3 मंथ, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा हाउ मच ब्लड यूजुअली डोनेट एट टाइम, फ्रेंड्स कह रहा है कि कितने ब्लड को हम दे सकते हैं एक टाइम में, तो फ्रेंड्स इसको पिंट में हम काउंट करते हैं, और एक पिंट कितने ml के बराबर होता है, तो 373 ml के बराबर होता है, 373.18 के बराबर लगभग ये होता है। तो ऑप्शन फ्रेंड्स ये 1 पिंट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह डोनर है तो वो एक बार में केवल 1 पिंट ब्लड को दे सकता है, ठीक है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है व्हाट आर द कॉमन रिस्क ऑफ डोनेशन ब्लड, यानी कि आप अगर ब्लड को डोनेट कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कॉमन रिस्क हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉमन वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लो ब्लड प्रेशर, नॉन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है आपको ब्लड डोनेशन करने में, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नॉन ऑफ द एबव।
क्योंकि आप अगर खून को दान कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दान है, ये रक्तदान महादान होता है, ठीक है, क्योंकि ये एक आपका जो रक्त होता है वो 4 मरीजों को बचा सकता है। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। डोनेटेड ब्लड अंडरगो स्क्रीनिंग फॉर व्हिच डिजीज, यानी कि आप इसमें से अगर डोनेशन करना चाह रहे हैं तो किस डिजीज़ को आपको क्या करना होगा, स्क्रीनिंग करना होगा, आपको टेस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो आपका टेस्ट किया जाएगा वो किसका हो जाएगा, ए एंड बी का, क्योंकि आप यहाँ पे एड्स का भी कराएंगे, वायरल हेपेटाइटिस का भी कराएंगे, ठीक है। तो दोनों का यहाँ पे आप टेस्ट कराएंगे, जो कि एक प्रकार का यहाँ पे वायरल डिजीज़ होते हैं। और फ्रेंड्स अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक के केस में आपको ब्लड वैसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो वायरल डिजीज़ की बात की गई है उसकी बात यहाँ पे की गई है। मेनली आपका एड्स यानी HIV और वायरल हेपेटाइटिस का टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, एन एडवाइजरी पैनल एक्सपर्ट है ये सजेस्ट दैट एनीवन हु रिसीव ट्रांसफ्यूजन बिफोर मार्च 1992 बी स्क्रीनिंग फॉर व्हिच ऑफ दीज डिजीज, यानी कि अगर 1992 के पहले का क्या है बंदा, माने कि उस समय के बंदे जो यहाँ पे ब्लड को डोनेट करते थे उनका क्या स्क्रीनिंग होता था। तो फ्रेंड्स उनके लिए जो स्क्रीनिंग होता था वो कौन सा होता था, हेपेटाइटिस सी आवश्यक था। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही जाएगा, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, व्हिच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड टाइप एमंग अमेरिकन, यानी कि आपके जो अमेरिका के वासी हैं उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव पाया जाता है। और अगर फ्रेंड्स अगर इंडिया के लिए ही प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करेंगे, B पॉजिटिव इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप पाया जाता है और अमेरिका में O पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा कि इन एवीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन प्रेजेंट ऑन डॉट डॉट एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन डॉट डॉट, यानी कह रहा है कि अगर आप एवीओ की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो एंटीजन होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो फ्रेंड्स एंटीजन आपके एंटीजन और एंटीबॉडी आपके एक सीरम में होगा, एक ब्लड में होगा, तो यही देखना कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका एंटीजन होगा वो रेड सेल पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। कहाँ पे एंटीजन जो होगा आपके रेड सेल पे प्रेजेंट होगा और एंटी जो बॉडी होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सीरम में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे भर जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे एंटीजन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी, यानी कि इन एवीओ ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड सेल्स एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन सीरम, ठीक। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, रेड सेल इन ग्रुप यूज्ड एज, रेड सेल इन ग्रुपिंग यूज एज, यानी कि आप जो रेड सेल का यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो अननोन सेल है रिएक्ट विथ नोन सीरम, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अननोन हमारा सेल होता है, यानी कि जो अननोन हमारा PRBC होता है उस पर हम किससे रिएक्ट कराते हैं, नॉन सीरम, ठीक। चलिए बात है अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा है, ए नॉर्मल हेल्दी मैन कैन डोनेट ब्लड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, वही प्रश्न बार बार पूछ रहा फ्रेंड्स, एक हेल्दी मैन कितने दिनों बाद ब्लड को डोनेट कर सकता है। तो अगर एक बार डोनेट किया है तो 3 मंथ बाद फिर से ये ब्लड को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि टू टेक द कंपेटिबिलिटी रिएक्शन पेटेंट सीरम एंड डोनर सेल इज यूज टू टाइप ऑफ क्रॉस मैच। फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अगर आपको कंपेटिबिलिटी रिएक्शन चेक करना है तो सीरम और डोनर, ठीक है, पेशेंट का सीरम लेंगे और डोनर का क्या लेंगे, सेल लेंगे। तो इस कौन से प्रकार का क्रॉस मैचिंग होता है। तो फ्रेंड्स क्रॉस मैचिंग 2 प्रकार से होते हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग। जब आप यहाँ पे क्या लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं और डोनर का क्या लेते हैं, सेल्स लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग। और अगर इसका हम सीधा उल्टा ले लें तो इसको क्या कहेंगे, माइनर। यानी कि अगर यहाँ पे पेशेंट का क्या ले लें, आप सेल्स ले लें और डोनर का सीरम ले लें तो उसको क्या कहेंगे, माइनर क्रॉस मैचिंग, ठीक है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि आप पेशेंट का सीरम ले रहे हैं और डोनर का सेल ले रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, तो फ्रेंड्स इसको हम क्या कहते हैं, मेजर क्रॉस मैचिंग कहते हैं, ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात है अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, ए डोनर इज कंसीडर ए डिफरेंट इफ डोनर इज, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ये डोनर इज कंसीडर एज ए डिफरेंट इज डोनर इज, यानी कि आपका अगर डोनर क्या है कि HIV पॉजिटिव है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम कभी भी इसको हम क्या करेंगे, डोनेशन के लिए अलाउ नहीं करेंगे। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि किस प्रकार के डोनर को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हम HIV पॉजिटिव को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। और अगर आप हैविंग डायरिया है और हेपेटाइटिस C है तो इन केस में इनको हम अवॉइड नहीं करते, कुछ दिन बाद ये ठीक हो जाएंगे, उसके बाद इनका हम ब्लड डोनेशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ़ मदर इज RH नेगेटिव इन सेकेंड प्रेगनेंसी इनडायरेक्ट एंटीबॉडी टेस्ट इज टू डिटेक्ट, यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर कोई माँ क्या है प्रेग्नेंट है उसके बाद में और निगेटिव थी, ठीक है,
सॉरी, यहाँ पे अगर कोई माँ निगेटिव है लेकिन प्रेगनेंसी के सेकेंड प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें हम कौन सी एंटीबॉडी को चेक करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो आपका एंटीबॉडी को चेक करते हैं वो आपका कौन सा होता है, सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज इन मदर सीरम, ठीक है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपका यहाँ पे जब दूसरी बार महिला आपकी जो प्रेग्नेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे फीटस होते हैं उसमें डर होता है RH पॉजिटिव से क्या होने से, रिएक्शन होने थे। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के रिएक्शन के बचाने के लिए ये वाला हम क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, ये पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप वो कंटेनिंग एंटीबॉडी। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप वो है तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों प्रकार के एंटीबॉडी, एंटी-A एंड एंटी-B, ठीक है। चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न इन मैनिफेस्टेड, यानी कि आपका जो यहाँ पे हेमोलाइटिक डिजीज होता है न्यूबॉर्न में वो किस कारण से हो सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये किस कारण से हो सकता है, ये मदर के जो RH नेगेटिव होता है, बेबी RH पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि आपका अगर मदर क्या है RH नेगेटिव है और बेबी क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया, तो हमें हेमोलाइटिक डिजीज होने की दिक्कत होती है। हेमोलाइटिक मतलब हो जाता है क्या है कि आपका जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप इज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन 1990 नेम वाज, यानी कि जो ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किए थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर थे, जो कि ABO ब्लड ग्रुप को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। किस ब्लड ग्रुप को, ABO ब्लड ग्रुप को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे चार्ल्स रिचर्ड ड्रू की बात करें तो ये क्या किए थे, ये पहली बार ब्लड बैंक को क्या किए थे, स्थापित किए थे। ब्लड बैंक को स्थापित करने वाले चार्ल्स रिचर्ड ड्रू हैं और ब्लड ABO ग्रुपिंग को क्या करने वाले, खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर हैं, ठीक है। तो कार्ल लैंडस्टीनर है, लेगजेंडर नहीं, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। तो चलिए बातें हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, डोनर सीरम एंड पेशेंट सेल आर यूज टू इन व्हिच टाइप ऑफ क्रॉस मैच। फ्रेंड्स वही प्रश्न आ गया है कि आपका अगर डोनर का यहाँ पे क्या है, सीरम है, ठीक है, और पेशेंट का सेल है, तो इसको हम किस प्रकार का टेस्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम माइनर टेस्टिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनर क्रॉस मैचिंग कहते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, इन हेमोलाइटिक डिजीज या न्यूबॉर्न, यानी कि आपकी एक बच्चा है जिसका हेमोलाइटिक डिजीज है, तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी तो इसमें डायरेक्ट कॉम टेस्ट लगाते हैं। तो इसमें क्या डिटेक्ट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हम डिटेक्ट करते हैं सिंथेसाइज्ड RBC इन पेशेंट सीरम, ठीक है। यानी कि जो आपका सिंथेसाइज्ड RBC है वो पेशेंट के सीरम में हमें इसको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये हैविंग ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव इज, यानी कि आपका जो AB पॉजिटिव होता है ये ब्लड ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सेकेंड से जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है। यानी ये सभी से ब्लड को ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बातें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ये डोनर विल नॉट बी कंसिडर एज परमानेंट डिफर्ड इज डोनर है, यानी कि एक जो डोनर है उसको हम परमानेंटली डिफर नहीं कर सकते हैं किन बीमारी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर HIV पॉजिटिव है तो इसको हम हमेशा के लिए इसको डोनेशन नहीं लेंगे। अगर हेपेटाइटिस B है तो हमेशा के लिए नहीं लेंगे, C है तब भी नहीं लेंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड है, हेपेटाइटिस A के केस में हम हमेशा के लिए इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते हैं। कुछ दिन बाद अगर ये सही हो जाता है तो इसको फिर हम इसके ब्लड को ले सकते हैं। एंटीसिरा इज ए कलर इज, यानी आपका जो एंटीसिरा A होता है उसका कलर क्या होता है और एंटीसिरा B होता है उसका कलर क्या होता है। तो फ्रेंड्स एंटीसिरा A का कलर होता है आपका ब्लू और एंटीसिरा B का कलर क्या होता है, येलो। और फ्रेंड्स हमें यहाँ पे बता दें कि जो आपका यहाँ पे एंटीसिरा D या फिर RH जो होते हैं उनका जो कलर होता है वो लिक्विड की कलर एकदम सफ़ेद पानी की तरह होता है, ठीक है। चलिए ट्रांसपेरेंट उसको भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक। चलिए बातें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोस्ट फीटल इनकम्प्लीटली कॉजिंग, ठीक है, कि आपका जो मोस्ट फीटस होता है इसमें कौन सी इनकम्प्लीटिंग कॉजिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स वही हुआ डिजीज जो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव के कारण जो होता है वो हेमोलाइटिक डिजीज इन न्यूबॉर्न में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन पेशेंट इज क्रायोप्रेसिपिटेट, यानी कि क्रायोप्रेसिपिटेट में क्या पाया जाता है, कौन सा फैक्टर पाया जाता है। तो फैक्टर 8 उसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा फैक्टर 8, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, व्हिच इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व इन डिले टू हेमोलाइटिक रिएक्शन, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो हेमोलाइटिक की रिएक्शन को क्या करता है, डिले करता है, ठीक है। तो डिले इसमें कौन सा करता है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा IgG, क्या हो जाएगा, IgG। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, द D एंटीजन इज प्रेजेंट इन, यानी कि आपका जो D एंटीजन होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड D एंटीजन आपके RBC पे पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड सही जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, व्हाट आर द हेपेटाइटिक वायरस स्क्रीनिंग इन डोनर ब्लड।
यानी कि आपका जो किस प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस के यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में करते हैं पहले, डोनेशन से पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही जाएगा वो बी एंड सी, यानी कि हेपेटाइटिस बी और सी को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं स्क्रीनिंग में, ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न हमारा डॉट डॉट कैन नॉट बी रीजन टू फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा कारण है जो कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हेमोलॉजिक ब्लड से हो सकता है, मिसमैच ब्लड से हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, लेकिन कंपेबिलिटी ब्लड के द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड जाएगा, ठीक है। बस फ्रेंड्स आज का हमारा जो प्रश्नों की संख्या था उतना ही था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके 2 सीरीज हो गए, 14 और 15, तो दोनों में 50-50 प्रश्न किए ब्लड बैंक के। तो फ्रेंड्स 100 प्रश्न तो हमारे यहीं पे हो गए हैं। तो 100 प्रश्न हमारे ब्लड बैंक से हो गए, और साथ में एक लेक्चर हमने लिया था ब्लड बैंक का, जो इसमें मेन पॉइंट थे उसको हमने बताया था। तो अगर तीनों लेक्चर आप ले रहे हैं तो आपको ब्लड बैंक से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में फंस जाएंगे। और इसके बाद एक लेक्चर हम और लेंगे ब्लड बैंक का, ठीक है। उसके बाद फिर हम जॉइंटिस का, इलेक्ट्रोलाइट्स पे जितने भी सिलेबस में हमारे हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन कर लिए, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली आपको एमसीक्यू तो लाते हैं। उसके बाद में जस्ट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम जो क्लास है कंपटीशन की, उसको जो आपकी SGPGI की यहाँ पे वैकेंसी निकली उसको चालू रखेंगे, और साथ साथ में जो कोर्स है उसको भी कवर कराएंगे। तो जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी या फिर अदर मेडिकल फैकल्टी से एडमिशन लिए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।